हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। इसके पहले वाले लेक्चर में, सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था और एक क्वेश्चन समझाया था। उसके बाद मैंने अगले लेक्चर में 5 से 6 क्वेश्चन समझाए आपको। लास्ट क्वेश्चन में गलती से वो जो क्या बोलते हैं, हमारा जो विंडो था ना, विंडो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर था। मैंने ग्राउंड से 4 मीटर ले लिया, तो उस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, है ना। फिर आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो एनसीईआरटी के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं ऑल क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं, जो कि मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 9.1 में 9.1 ही है ना, तो 9.1 की पूरी एक्सरसाइज मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। और इसका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मेरी स्क्रीन पर है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। और सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, डायग्राम बन जाए, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। इसके पहले लेक्चर में, सबसे पहले लेक्चर में मैंने इसको समझाया भी है। विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक पोल है और यहां पर एक पॉइंट है जहां से एक रोप, जिसकी लेंथ कितनी है, 20 मीटर की रोप है, उसको टाइटली टाई किया गया है, बांधा गया है रोप से। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड इज 30। अगर ये ग्राउंड मान लो तो ये एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी। तो अब मैं इस सवाल को बोर्ड लेवल पे कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो बताने जा रहा हूं। बहुत इजी सवाल है, आसान सवाल है। तो यहां हम करेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस पर राइट एंगल आपको दिख रहा है कि किस पर होगा, बी पर होगा। ठीक है ना। लेट ए बी द हाइट ऑफ द पोल विच इज h मीटर लॉन्ग। थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ी सी एंगल आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर अब यहां पर ये क्या है, AC जो है वो रोप की लेंथ है। AC इज द लेंथ ऑफ रोप की जो लेंथ है वो कितनी है, AC विच इज गिवन एज 20 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में समझने पर हमको क्या करना पड़ेगा, H निकालना है, हाइट निकालना है। और अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। हमको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन पता होना चाहिए। वो रिलेशन हमको देता है कौन, साइन। तो हमको क्या करना है, यहां पर लगाना है इन ट्राइंगल साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी h साइन थीटा। अब यहां पर बस हमको पुट करना है p की वैल्यू। p कितना है, AB विच इज h इज इक्वल टू AC इंटू साइन थीटा, है ना, h इंटू साइन थीटा। तो AC साइन थीटा, है ना, ये हो गया। फिर h विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू है 20 और साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आपको टेबल से याद करनी पड़ेगी, जो पहले लेक्चर में मैंने बताया भी है, टेबल याद करना। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो h विल बी इक्वल टू 20 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो h विल बी इक्वल टू 10 मीटर। और यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमारा ये जो आया है वो कितना आया है, 10 मीटर आया है। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2।
अब आपको मैंने लैंग्वेज तो थोड़ी बहुत लिखना सिखाई दी है, जैसे ही आपका डायग्राम बन जाता है आप उसमें जो जो चीजें ले रहे हो इस क्वेश्चन के अनुसार वो लिख दो और ट्राइंगल से शुरू कर दो। अब मैं हर क्वेश्चन में ट्राइंगल से शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो देखो, तो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म, तो एक ट्री है। अब हम इसको क्या करेंगे, मैंने सबसे पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि जैसे कोई चीज है जिसकी वर्टिकल हाइट निकाली तो उसको हम स्ट्रेट मानते हैं, कोई इधर उधर मतलब उसकी जो क्या बोलते हैं सिमेट्री है, हम उसको मानते हैं कि वो सीधा सीधा है ना। उसको हम आइडेंटिकल लेवल पे देखें तो वो एक पोल के बराबर, जैसे अब मैं इस ट्री को मानूं तो ये ट्री को ना मानते मैंने क्या मान लिया, एक डंडा है, मतलब ये ट्री है मेरे लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा अजम्पशन आपको देखना पड़ेगा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी हाइट एंड डिस्टेंस पर। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। अब क्या हुआ, ये ट्री जो थी ये यहां से कहीं टूटी, जब टूटी तो ये यहां पर ग्राउंड पे आया, ये ग्राउंड पे आया, ये चीज यहां आ गई, कहां आ गई, ये चीज उठकर यहां आ गई, ठीक है। तो ये तो इसके बराबर हो गया, ये तो सी समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है वो, पॉइंट वेयर द टॉप टचेस टू द ग्राउंड एज 8 मीटर, सॉरी पहले तो 30 डिग्री कर लो। तो ये एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है कि नहीं। अब वो क्या कह रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब जो फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है और जहां पर ये टच कर रहा है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। अब वो बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है, यानी ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी, ये और प्लस ये, इन दोनों का अगर मुझे पता, इसका और इसका पता चल जाए, क्योंकि ये तो इसके बराबर ही, इसको खोलेंगे तो ट्री बन जाएगी, तो ये प्लस ये किसके बराबर है, इसके, और ये तो है ही। तो यहां पर दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेंगे। सबसे पहले लगा लेते हैं, ये निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस पता है तो tan थीटा लगा देते हैं। तो ट्राइंगल में tan थीटा विल बी इक्वल टू, या tan 30 लगा देते हैं, tan 30 विल बी इक्वल टू, अब यहां पर ट्राइंगल के नेम देने पड़ेंगे, तो ये दे दिया मैंने A, ये दे दिया B और ये दे दिया C, ठीक है ना। तो ट्राइंगल हो गया AB अपॉन BC, क्योंकि राइट एंगल एट B हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 विल बी इक्वल टू, AB की वैल्यू कितनी है, AB को मुझे पता नहीं है तो मैंने इसको मान लिया H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया, और ये AC जो है वो H2 के बराबर हो जाएगा, वो तो निकाल लेंगे। तो हो गया H1 अपॉन 8, तो H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/√3, रैशनलाइज कर दो तो आ जाएगा 8/3√3, 8/3 या 8√3/3, तो ये आ जाएगा H1। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। ये आ गया, देखो ये 30 था, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो 1/√3 इज इक्वल टू H1 अपॉन 8, 8 ऊपर गया तो 8 ऊपर गया तो 8/√3, 8/√3 नहीं चाहिए तो नीचे √3 से रैशनलाइज कर दिया, तो ऊपर √3 का मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 हो गया 3, और ये हो जाएगा 8√3/3। अब इसको सॉल्व मत करो, ये आ गया H1 से, इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हमको रेड वाला पार्ट निकालना है। क्या निकालना है, रेड वाला पार्ट। अब रेड वाला पार्ट कैसे निकालेगा बाबा, तो देखो बेस पता है और हाइपोटेनस पूछा है, कॉस लगा दो, cos 30, तो cos 30 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी BC अपॉन AC, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2 विल बी इक्वल टू, BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू तो AC ही रहने दो, तो AC विल बी इक्वल टू 8 इंटू 2/√3 और √3 से फिर रैशनलाइज कर देंगे तो आंसर आएगा 8 2 16 √3/3 विच विल बी इक्वल टू AC। तो यहां पर मैं बहुत क्लियर पिक्चर समझ सकता हूं, सेंटीमीटर। अब AC आ गया है और AC किसके बराबर होगा, H2 के बराबर होगा, देयरफॉर H2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 16 √3/3 सेंटीमीटर, या सॉरी मीटर कर दो, सेंटीमीटर रहने दो। ये हो गया मीटर और ये भी हो गया मीटर, क्योंकि पेड़ की हाइट मीटर में दिया हुआ है ना। इतनी बात बहुत सही से समझ में आ गई है, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं और यहां लिख देते हैं ना। अब क्या पूछना चाह रहा है, वो बोल रहा है भैया फाइंड द हाइट ऑफ, अब कुछ बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करने के मान लिया होगा कि भैया यही आंसर है। ऐसा थोड़ी नहीं होता। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको हाइट बतानी है ना, यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री।
टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की जो हाइट होगी वो होगी h1 प्लस h2। तो h1 कितना आया था बेटा 8√3/3, तो आएगा 8√3/3 प्लस 16√3/3। एलसीएम हो जाएगा 3 और हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3 और 16√3 प्लस 8√3 कितना हो जाएगा 24√3 है ना। तो ये आ जाएगा 24√3/3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू 8√3 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हाइट ऑफ द ट्री कितनी गिवन है, कितनी आई है 8√3 मीटर। क्लियर। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बहुत इजीली ये समझ लिया कि हम कैसे किसी चीज के हाइट और डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी बात की मिसाल है। क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। 2 स्लाइड होंगी, स्लाइड समझते हो जिसमें फिसल पट्टी होती है। तो एक काम करते हैं, ये कुछ हाइट पे रहती है और ये फिसल पट्टी है, ठीक है। एक तो ये हो गई छोटे बच्चों के लिए, है ना। तो एक 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए, और फॉर द शी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is height of 1.5 meter and inclined at an angle of 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, तो ये इसका इंक्लिनेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री और हाइट कितनी है 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये है, ये एक पहली स्लाइड हो गई, डायग्राम बन गया। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो कि तो उसने कुछ क्या डिसाइड किया कॉन्ट्रैक्टर ने कि हाइट कितनी होगी, डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 मीटर ग्राउंड से, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा, द एंगल एंड शी हैव टू स्टीप स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो कितना हुआ, ये कितना डिग्री 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 1.5, ये 3 मीटर और कितना डिग्री 60 डिग्री एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब दोनों स्लाइड में, दोनों केसेस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी। मतलब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, इसका भी और इसका भी। बहुत इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल यह है कि हमको पता लगा कि लेंथ ऑफ द स्लाइड यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। हमको परपेंडिकुलर पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया। दोनों केसेस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाना पड़ेगा। अब अगले उसमें देख लेते हैं अपन साइन थीटा कैसे होगा। सबसे पहले देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पर भी साइन थीटा क्या चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोलो हाँ या ना। अब ये किस स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं, ये एल्डर वाले की कर लें, चलो ये एल्डर वाले की स्लाइड। और ये कौन सी हो जाएगी जल्दी बताओ, ये हो जाएगी छोटे बच्चों की, यंग वालों की, लेस देन ईयर कितनी होगी, लेस देन 5 साल है ना, 5 ईयर्स, ठीक है। ये एल्डर वालों के लिए हो गए। अब क्या हुआ साइन थीटा क्या होता है जरा बताओ। साइन 60 डिग्री, साइन 60 परपेंडिकुलर कितना था 3 मीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। साइन 60 कितना होगा √3/2, तो ये जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्लाइड की लेंथ 3 × 2 अपॉन √3, √3 और √3 का नीचे ऊपर नीचे रेशनलाइज, √3 × √3, 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल, 2√3 मीटर्स की आपकी क्या हो जाएगी, स्लाइड की लेंथ हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू p/h। अब साइन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर हमको पता है 1.5, हमको निकालना है लेंथ ऑफ स्लाइड। साइन 30 होता है 1/2 इज इक्वल टू 1.5/h, तो h कितना हो जाएगा 1.5 × 2, h विल बी इक्वल टू 3। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3 और इसकी हो जाएगी 2√3, ठीक है ना, 3 हो जाएगी ना पक्का। अरे 1.5 प्लस 1.5 3 हो जाता है ना, ऐसे टेंशन मत लो कि 15 से मल्टीप्लाई, अरे 1.5 से मल्टीप्लीकेशन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल, सबसे आसान डायग्राम इसका ही है। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और 30 मीटर अवे है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है।
तो ये रहा टावर। अब क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का, ग्राउंड से कितना है, 30 डिग्री का एलिवेशन है। बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये लेंथ कितनी दे रखी है, 30 मीटर। ये कितनी दे रखी है, 30 मीटर। मतलब एक टावर से 30 मीटर दूर जाओ और फिर उसके ऊपर को देखो, टॉप को देखो, तो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री का। तो लगा दो यहां पर 1030 क्या होगा, इसको अगर h मान लें, हाइट ऑफ द टावर किसको मान लें, h मान लें, तो क्या होगा, h अपॉन BC, है ना। तो 1030 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। तो हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू 30 अपॉन √3। √3 से √3 रैशनलाइज किया जाएगा, √3 इंटू √3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो h विल बी इक्वल टू 10√3 मीटर्स। ठीक है, 10√3 मीटर इज द हाइट। अब कुछ बच्चे बोलते सर 10√3 नहीं समझ में आ रहा, क्या करें। तो √3 की एक वैल्यू होती है जो कि होती है 1.732। ये वैल्यू पुटअप करके भी आप एग्जैक्ट लगभग नियरली वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ के देख सकते हो आप लोग, जल्दी से फटाफट देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। टाइटली पकड़ा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब वो झोल नहीं है उसमें, एकदम स्ट्रेट है, टेंशन बिल्कुल तनी हुई है। तो उस स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट फाइंड आउट करके देखो जरा, ट्राई एक बार। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना। चलो देखो क्या है, मान लो एक बंदा है, यहां से वो पतंग उड़ा रहा है, चलो, और ये पतंग उसकी उड़ रही है, ये काइट है उसकी। अरे स्टार बना रहा है सर, ठीक है ना, ले काइट बना दी, ले, ठीक है, ये काइट उड़ रही है। ठीक है, अब जब काइट एक्चुअली में जब उड़ती है ना तो थोड़ा सा झोल लेती है नीचे की तरफ, ऐसे रहती है। लेकिन अभी उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला बिल्कुल एकदम तनी हुई है, स्ट्रेट है एकदम, तो हमने स्ट्रेट बनाया। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लो ये ग्राउंड है, अब इसको नेगलेक्ट कर देना, इस हाइट को नेगलेक्ट कर देना, तो आप ऐसे समझ लेना। ठीक है ना, हाइट को नेगलेक्ट करना पड़ेगी इतनी, क्योंकि दी नहीं है हाइट, उसको माननी नहीं है फिर। ठीक है, तो ये है ग्राउंड, और ये ग्राउंड से कितनी हाइट है, इसकी ग्राउंड है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई कितनी होगी। चलो, तो हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है। अगेन हम साइन थीटा लगा सकते हैं। साइन थीटा क्या होगा, पहले तो लगा दो ए बी और सी। तो साइन थीटा होगा ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी साइन 60, तो साइन 60, ए बी की वैल्यू 60 और ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सी विल बी इक्वल टू 60 अपॉन साइन, एक काम करो पहले यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो कन्फ्यूजन नहीं होता। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 बरोबर 60 अपॉन ए सी। तो ए सी ऊपर जाएगा, इधर 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो आ जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। फिर से रैशनलाइज किया जाए तो √3 और √3 से रैशनलाइज, √3 × √3 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 20। आंसर आएगा ए सी विल बी इक्वल टू 20 × 2√3, 20 2 जा 40, तो आंसर आएगा 40√3 मीटर्स। इतनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ 40√3 मीटर है। और ये आसान सवालों में से एक था, क्योंकि इसमें अभी है ना 2 ट्राइंगल वाले नहीं आए, अब 2 ट्राइंगल वाले मेरे ख्याल से अप्रोच करने वाले हैं आपको। चलो देखते हैं, हाँ आ गए 30 डिग्री और 60 डिग्री, 2 एंगल ऑफ एलिवेशन आ गए, 2 ट्राइंगल आ गए। अब क्वेश्चनों में थोड़ा सा आपको डर लगेगा, चलो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों को 6th क्वेश्चन के बाद से डर लगने लगा, क्योंकि 2 ट्राइंगल आ गए, सर क्या करें,
कोई दिक्कत नहीं है। देखो अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो एक बॉय बना दो जिसकी हाइट कितनी होगी बेटा, जिसकी हाइट कितनी होगी जल्दी बताओ। 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है जिसकी आंखों से ओझल होने वाला है, कुछ ओझल नहीं दिखने वाला है। तो ये रही वो बिल्डिंग जिसकी वो बात करने वाला है, ठीक है। कितनी मीटर टॉल है? 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। ध्यान से देखना बेटा, है ना। अब ये इस पॉइंट पे इसको देखता है, इस बिल्डिंग के टॉप को देखता है। तो जब बिल्डिंग के टॉप को देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसकी आंखों से, क्या बना? एंगल ऑफ एलिवेशन बना उसकी आंखों से, वो कितना बना? 30 डिग्री। अब उसने बोला क्वेश्चन ने कि भाई कुछ दूरी चला, किसकी तरफ? किसकी तरफ चला? बिल्डिंग की तरफ। तो ये बिल्डिंग की तरफ मैं इसको लेके गया, यहां से ये चला। अब जब यहां से देख रहा है तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। बिल्कुल सही, बन भी रहा होगा, बन रहा है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितना चला। हमने कहा ये x चला, कितना चला? x। नामकरण कर देते हैं ट्राइंगल का। ट्राइंगल का नाम है A। अभी समझ में आ गया मुसाब? B, C और D। कौन से ट्राइंगल में देखेंगे सबसे पहले? ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखेंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, AD की लेंथ कितनी होगी ये देखना बहुत जरूरी है। मैडम ने बताया अभी AD की लेंथ, AD की लेंथ कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। हाँ, AD की लेंथ हो जाएगी 28.5। क्यों? क्योंकि बेटा इस हाइट को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेग्लिजिबल नहीं। अब तक हम कर रहे थे नेग्लिजिबल हाइट वाला, अभी हमें हाइट को माइनस करना पड़ेगा। ये हाइट कम भी तो हो गई यहाँ से। तो अब AD की लेंथ कितनी हो गई है? 28.5। तो यहाँ पर हम बना रहा हूँ AD वाला ट्राइंगल, A, D और C, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री का है और ये है 28.5 मीटर्स। और ये y की वैल्यू हमको निकालनी है। इसको मान लो ये y है, तो y निकालना है। तो क्या लगाएंगे? 10। तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AD अपॉन DC। 10 60 कितना होता है? √3 इज इक्वल टू AD कितना है बेटा? 28.5 अपॉन y। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो, √3 इंटू √3 नीचे और ऊपर, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 अपॉन 3। क्या ये 3 से जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, तो कर दो। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27.35 जा 15। तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू 9.5 √3। और ये हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और से इट इज इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? मुसाब क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब क्या है सीन? अब वो बोल रहा है भाई साहब इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में ये x प्लस वाई हो जाएगा। ये टोटल ट्राइंगल में, ये पूरे ट्राइंगल में ABD के अंदर ये पूरी डिस्टेंस मानी जाएगी जहां x प्लस वाई की बात होगी, है ना। तो लगाओ इसमें भी 10। तो 10 30 इज इक्वल टू AD अपॉन BD। तो 1 अपॉन √3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28.5 अपॉन BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? BD की वैल्यू x प्लस वाई। ये ऊपर गया, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, तो आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5। अब y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू यहां से मिलेगी। y की वैल्यू 9.5 √3। तो x प्लस 9.5 √3, और ये 28.5 मल्टीप्लाई हुआ था √3 के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर 28.5 √3, ठीक है। और इसको उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? x बरोबर 28.5 माइनस 9.5 √3। अब क्या होता है, यहां पर कुछ बच्चे हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व होता हुआ क्वेश्चन उलझ जाता है। तो यहां वैसा नहीं करना। अब देखो क्या करना है, सुनो। x इज इक्वल टू
28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, दोनों में से कॉमन जो है वो दिख रहा है वो निकाल लो। मेरे को तो सिर्फ रूट 3 दिख रहा है, रूट 3 दिखने दो, बाकी सबको अंदर करके माइनस कर दो। अब 28.5 को माइनस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 28.5 माइनस 9.5 आंसर आएगा, ये तो हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 19 रूट 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 19, यानी x विल बी इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर वो चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सही है, सही है। चल अभी समझ में आ गया। तो यहां पर आखिरी में लिखना होता है देयरफॉर द बॉय वॉक्स 19 रूट 3 मीटर टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ऐसे लिख देना, जो पूछ रहा है वो लास्ट में लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई बात वैसे भी नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी 2 ट्राइंगल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे एक ग्राउंड बनाओ सबसे पहले, और एक पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है वो, चलो इसको कलर भी दूसरा दे देते हैं, ये है वो पॉइंट। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम, सबसे पहले तो बॉटम देखना है, एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्वेश्चन बड़ा शानदार है। इसका मतलब यह है कि एक बिल्डिंग भी है तो ले बना दी ये बिल्डिंग, ये रही बिल्डिंग। अब एक पॉइंट से एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ टावर, तो ये रहा वो टावर, उसके बॉटम को देखा जा रहा है पहले, और फिर उसके टॉप को देखा जा रहा है। ये लो टॉप को देखा, ये है टावर। तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h, क्योंकि बिल्डिंग की हाइट हमको 20 दे रखी है ना। अब क्या बोल रहा है, ये एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री है, नहीं 45, ये एंगल 45 डिग्री है, और ये बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, रिस्पेक्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू निकालनी है। फिर 2 ट्राइंगल मिल गए, कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये बड़ा वाला, बस ये 2 अलग अलग बना लो। कैसे बनेंगे देखो ध्यान से। सबसे पहले ट्राइंगल बनाता हूं, है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो एक तो मैंने बना दिया बड़ा वाला, ये रहा वो बड़ा वाला, और एक बना दिया मैंने छोटा वाला। दोनों एक ही पॉइंट है ना, ये लो, ये छोटा वाला। अब क्या प्रॉब्लम है कि ये एंगल कितना डिग्री का, बड़ा वाला ट्राइंगल का, ये 60 डिग्री का, और ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का है। ये हाइट 20 है, और ये हाइट कितनी हो जाएगी जरा बताओ, टोटल हाइट कितनी जाएगी, h + 20, तो ये आ जाएगी h + 20। बस दोनों पे 10 लगा दो, और इसको x मान लो, तो ये x होगी, तो 100% ये भी x ही होगी। ठीक है, लगाओ 10, तो 10 का कंपोनेंट 10 लगा दो, 10 60 लगा दो, नहीं 10 45 लगाओ सबसे पहले, तो हो जाएगा 10 45 इज इक्वल टू ये अपॉन ये, तो इसका नामकरण करो a b c और d। ठीक है ना, तो क्या होगा a b c अपॉन d c, तो b c अपॉन d c, 10 45 होता है 1, तो b c की वैल्यू कितनी है 20, ये 20 अपॉन d c, तो d c विल बी इक्वल टू 20 मीटर्स। डीसी कितना आ गया 20 मीटर्स, ये आ गया डीसी कितना आ गया 20 मीटर। अब क्या बोल रहा भाई, डीसी अगर 20 मीटर है तो ये भी कितना हो गया 20 मीटर, बोलो हाँ है ना। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में 10 लगा दो, फिर से लगाते हैं 10 कितना लगेगा 60, 10 60 कितना हो जाएगा पूरा पूरा ए से लेकर सी, ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है h + 20 और इसकी वैल्यू कितनी है √3 इज इक्वल टू ए सी h + 20। डी सी की वैल्यू अभी लाए 20,
इसको उधर लेके जाओ, 20 इंटू रूट थ्री, 20 बराबर h प्लस 20 इधर लेके आओ, तो h बराबर 20 √3 माइनस 20। आप h इज इक्वल टू, आप क्या कर सकते हो, h इज इक्वल टू 20 कॉमन लेके √3 माइनस 1 भी लिख सकते हो, और इन मीटर्स आपका आंसर तब भी वैलिड होगा। और अगर आपको √3 की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है तो भी वैलिड होगा। कैसे? यहां √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, यहां देखो, यहां h बराबर √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1 इंटू 20, तो आएगा 0.732 इंटू 20, तो पॉइंट एक बार खसक गया, 7.32 इंटू 2, एक जीरो खसका दिया, 2 टू 4, 3 टू 6, 7 टू 14, 14.64 मीटर इज द हाइट। अब ये दोनों आंसर आपके एनसीईआरटी में मैच कर सकते हैं, या तो ये या तो ये। आप इतना भी छोड़ सकते हो, अगर आपको वैल्यू उसने नहीं बोला, उसने अलग से नहीं बोला पुट √3 इज इक्वल टू 1.732, तो जरूरत नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हो, आंसर सही है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, ऐसे डरना नहीं रहता है। डरते हो बे तुम लोग? चलो देखो, अ स्टैच्यू, बहुत सारे बच्चे इसको स्टेटस पढ़ते हैं। अबे स्टेटस ही देखते रहते हो क्या? स्टैच्यू है, हाँ, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसकी लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन अ पेडल स्टाइल। अब आप बोलोगे सर ये पेडल स्टाइल क्या होता है, हम नहीं खेलते। तो मैं भोपाल से, तो मुझे ज़्यादातर याद है कि वो राजा भोज की जो मूर्ति है बीच में एकदम, तो राजा भोज की मूर्ति काय पे खड़ी है, एक हाइट पे खड़ी है ना, तो वो जितनी हाइट पे वो खड़ी रहती है उसको बोलते हैं पेडल स्टाइल। फिर उसके ऊपर मूर्ति रखते हैं, तो ऐसे हमारे तो गुम्बद टाइप है, ऐसे गोल बना हुआ है ये, फिर उसके ऊपर राजा भोज जी मूर्ति जी ऐसे ऐसे खड़ी है, ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई, मैं ये राजा भोज जी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि मूर्ति ऐसे है ना, तो स्टैचू है पेडल स्टाइल। और मूर्ति की हाइट कितनी है, 1.6, तो ये हाइट कितनी है, 1.6 मीटर टॉल, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो ये रहा ग्राउंड, लो भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, स्टैच्यू का टॉप, इस पॉइंट से मैं स्टैच्यू के टॉप को देख रहा हूं, ये देखा, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के भी टॉप को, तो मतलब स्टैच्यू के बॉटम को देख रहे हैं, वही सेम डायग्राम, सेम। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो इसको h मान लो। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना डालो। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर बता दो, समझ में तो आ गई है। चलो देखते हैं, इसको अलग निकालने की कोशिश करते हैं। निकल गया, ठीक है, अरे निकल तो गया। या ये देखो फिर मैंने क्या किया है ना, अब ये जो मैंने बनाया था उससे क्या निकला, राइट एंगल ट्राइंगल निकला ना। अरे सर वो ट्राइंगल का तो वो तो रह ही गया। अरे ठीक है ना, चिंता क्यों कर रहा हो, ये ले, आ गया वापस। हंस रहा है? हाँ ठीक है, सब बच्चे हंसते रहते। चलो देखो, तो ये लेंथ कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर, ये हाइट कितनी दे रखी है, h, इसको हम मान लो x, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, छोटा वाला 45 डिग्री का है, और बड़ा वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है। 10 लगा दो दोनों में, तो पहले छोटे वाले में h की वैल्यू x के बराबर हो जाएगी, तो 1045 इज इक्वल टू h अपॉन x, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, x विल बी इक्वल टू h, से इट इज इक्वेशन नंबर 1। बहुत इजी। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा, बड़ा वाला, तो बड़ा वाला देख लो, बड़े वाले में ये लेंथ कितनी हो जाएगी, h प्लस 1.6। दूसरा इंक से लिख रहा हूं, तो हो जाएगा 1060 विल बी इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन कितना हो जाएगा, x, √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू h प्लस 1.6। x की वैल्यू h, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, यू कैन गेट √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। डरना नहीं भाई, यहां पर x की जगह मैंने h इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता था कि ये बराबर है, पहली वाली इक्वेशन से यही आया। तो h इधर लाओ, √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6।
अब रूट एच कॉमन लो, एच कॉमन लो, एच कॉमन लो दोनों में से, तो एच कॉमन रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, एच विल बी इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब इसको फिर से क्लास 9th वाला रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ऊपर रूट 3 प्लस 1, नीचे रूट 3 प्लस 1। रैशनलाइज किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एच विल बी इक्वल टू 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ 2 लिख दो, 2 1 ज़ा 2, 2 0.8 ज़ा, तो h की वैल्यू आएगी 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब आपका मन है एनसीईआरटी में अगर इतना दिया है तो इतना भी खेल लो, और अगर रूट 3 की वैल्यू पुट करनी यानी 1.73 इंटू प्लस 1, तो 2.73 मल्टीप्लाई कर दो 8 से, 0.8 से, आंसर आ जाएगा और आपको मिल जाएगी h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ द पेडल स्टेल। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग को देखा गया, नीचे से देखा गया क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल से ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अरे बाप रे, ये क्या सीन है, सुनो। यहां बिल्डिंग भी है, बिल्डिंग भी है और टावर भी है। अब आपको क्या करना है वो सुनो। पहले देखो क्वेश्चन में कहां से क्या देख रहा है, तब समझ में आएगा कौन लंबा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो एक टावर है और एक बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का टॉप टावर के फुट से देखने पर कितना बना 30, बहुत बढ़िया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी अब बिल्डिंग के फुट से अगर देखूं टावर को तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। इसका मतलब यह जिसका एंगल बड़ा उसकी हाइट ज्यादा, यानी टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है। ये तो पक्की बात हो गई। तो ये हो गई मेरी बिल्डिंग और ये हो गया मेरा टावर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट 50 मीटर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी आपको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। अब आप बोलोगे सर कैसे कैसे होगा, मैं बताता हूं। इन दोनों ट्राइंगल में ये चीज कॉमन है x। पहले इस ट्राइंगल से जो गिवन वैल्यू है, इस ट्राइंगल से 60 वाले से आप x निकालो, फिर उसकी वैल्यू यहां पुट करो तो h निकलेगा। ठीक है, देखो tan 60 डिग्री क्या होगा 50 अपॉन x, 50 अपॉन x, रूट 3 इज इक्वल टू 50 अपॉन x, x इज इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 का रैशनलाइज कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 रूट 3 अपॉन 3 मीटर्स। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब ये वैल्यू को यूज करना है इस वाले ट्राइंगल में जो 30 वाला है। तो देखो tan 30 क्या होगा h अपॉन x, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन x, x इज इक्वल टू h रूट 3। ये आ गया h रूट 3। अब क्या है x की वैल्यू 50 रूट 3 बाई 3, तो ये कर दो 50 रूट 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू h रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, h की वैल्यू आ जाएगी 50 अपॉन 3 मीटर्स। और मेरे ख्याल से यही है आपका आंसर। और मैंने कहा भी था कि ये जो बिल्डिंग होगी वो छोटी होगी, है लंबी है बड़ी है छोटी, हाँ 50 अपॉन 3 सही है, छोटी है बिल्डिंग, छोटी है। देखो ना इसकी लेंथ 50 है, उसका 3 गुना कम कर दो, तो मेरे ख्याल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और कितना बचा 20, 3 6 जा 16.66, 16.33, 50 अपॉन 3 इज द आंसर। समझ में आया सबको, आ गया, बहुत बढ़िया। अगला करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, थके तो नहीं, थक गए, थके तो नहीं ना, हाँ वेरी गुड। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, दो पोल हैं जिनकी हाइट बराबर है। तो एक काम करते हैं ग्राउंड बनाते हैं और उन दोनों पोल्स को
बराबर हाइट पर लेके आते हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट अपोजिट टू ईच अदर ऑन वन साइड ऑफ द रोड। ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड आगे जा रही है और ये दो पोल रखे हुए हैं, ये रोड है ना, ठीक है। रोड विच इज 80 मीटर वाइड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 80 मीटर, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों रोड के बीच में, रोड पर एक पॉइंट है कोई सा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, इस पॉइंट से इसको देखो तो 60, इस पॉइंट से इसको देखो तो 30। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अरे वाह, शानदार क्वेश्चन। देखो रोड दिख रही है, रोड इमेजिन करो, ये रोड है, इधर एक पोल रखा है, इधर एक पोल रखा है, एक पॉइंट पे खड़ा हो गया, पोल को देख रहा हूं इधर से, फिर इस पोल को देख रहा हूं ऊपर से, है ना, ऐसे ही हो रहा है ना। तो मान लो ये रोड बीच में से जा रही है ऐसे, है ना, ये। तो मैं इसको है ना 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो 3D बना रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको 3D बना रहा हूं। ये रोड है ना, ये रोड है, और एक पोल तो ऐसे खड़ा है और एक पोल ऐसे खड़ा है। ये रोड जा रही है, गाड़ी जा रही है, क्या ठेला है? गाड़ी है, गाड़ी, ठीक है ना। अब यहां बीच में खड़े हो गए, पहले इस पोल को देख रहे हैं, फिर इस पोल को देख रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 30 डिग्री का है। अब आपसे पूछा गया है कि आप ये h और ये भी, जो दोनों इक्वल हाइट के h, और ये डिस्टेंस कितना है टोटल 80, ये निकाल दो। समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया 3D में। अब 2D में देख लो, सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। एक पोल, दो पोल, दोनों के बीच का डिस्टेंस 80। एक पॉइंट ये ले लो, जिसको यहां से देखा तो कितना एंगल 30, और यहां से देखा तो कितना 60, है ना। ये A है, B, C, D और E, ये 60 डिग्री का है मान ले, कोई दिक्कत नहीं, जितना पास जाएगा उतना एंगल बढ़ते जाएगा, तो ये डिस्टेंस कम ही आने वाला है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ले लिया। ये टोटल डिस्टेंस 80 का है। अगर ये x है, अगर ये डिस्टेंस x है, तो 100% ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। BC की लेंथ 80 माइनस एक्स हो जाएगी। अगर ये हाइट h है, तो ये भी हाइट कितनी होगी h। दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लो। तो पहले इस ट्राइंगल को ले रहा हूं 1060, तो 1060 कितना होता है बच्चों? h अपॉन एक्स रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन एक्स, x रूट 3 इज इक्वल टू h। से इट इज इक्वेशन नंबर 1। और देना है तो दो, नहीं तो x की वैल्यू निकाल लो, h अपॉन रूट 3, हमको h ही निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 अब दी, ठीक है। अब इस वाले में ले लो 1030, क्या होगा? h अपॉन 80 माइनस एक्स, तो ये कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये ऊपर गया और ये इधर गया, तो ये आएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू h रूट 3, और x की वैल्यू कितनी है? h अपॉन रूट 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h रूट 3, इधर गया तो 80 बराबर h रूट 3 प्लस h अपॉन रूट 3। एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? 80 बराबर एलसीएम आएगा रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3h प्लस h, तो हो जाएगा 4h। 4h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 80, रूट 3 ऊपर 4 नीचे, तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 80 इंटू रूट 3 अपॉन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, 20 रूट 3 मीटर। तो हाइट ऑफ द पोल विल बी इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर, एंड दिस इज योर आंसर। चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब डिस्टेंस भी मांग रहा है, तो x की वैल्यू भी निकालना है। x इज इक्वल टू, h की वैल्यू कितनी है
20√3/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो x की वैल्यू 20 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 80 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 60, यानी एक पोल से 60 और दूसरे पोल से 20। जिस पोल से 60 डिग्री का दिख रहा था उससे 20, जिस पोल से 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था उससे 60। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत समझदार क्वेश्चन है, आपको समझ में आ सकता है। पॉइंट यह है आपको अच्छे से पढ़ना है। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल, कैनाल की एक कॉर्नर पर, या मैं कहूं बैंक मतलब वो होता छोर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एक टावर है और बैंक के दूसरी तरफ से एक पॉइंट से अगर हम उस टावर को देख रहे हैं तो हमको एंगल कितना मिल रहा है 60 डिग्री। अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस फुट पॉइंट, मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद 20 मीटर और दूर जाओ। तो एक काम करते, पहले वो पॉइंट फिर से बनाते हैं। ये पॉइंट है वो जहां से 60 डिग्री का दिख रहा है, ये 60 डिग्री का है। अब इससे 20 मीटर और चले दूर। अब इस एंगल को देखा तो कितना छोटा होना चाहिए, 20 मीटर दूर चले तो छोटा एंगल हो जाए, हाँ 30 डिग्री। तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। दूर गए तो एंगल कितना हुआ 30 डिग्री। और पोल की हाइट हमने कितनी मान ली h, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता तो इसको मान लिया x। क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल्स को लगा के सवाल सॉल्व कर दो। फिर वही 1060 लगाओ सबसे पहले, तो 1060 इज इक्वल टू h/x, √3 बराबर h/x, x इज इक्वल टू h √3 नीचे, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है 30 लगा दो तो हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू h/x प्लस 20। अब बोलोगे सर x प्लस 20 क्यों? अबे पूरा डिस्टेंस लेंगे ना, इस ट्राइंगल में पूरा डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? हाँ, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर लग, पहले √3, पहले 1030 की रखो। 1030 कितना होता है 1/√3 बराबर h/x प्लस 20, ऊपर गया और ये ऊपर गया, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू h√3। अब x की वैल्यू पुट करो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना वैसे ही करना है। x की वैल्यू h/√3, तो हो जाएगा h/√3 प्लस 20 बराबर h√3। इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20 बराबर h√3 माइनस h/√3। एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, एलसीएम गया वैसे ही पहले वाले क्वेश्चन में 3h माइनस h/√3, इधर गया 2h आया, तो आया 20 इंटू √3 बराबर 2 टाइम्स ऑफ h, इधर आया h इज इक्वल टू 20√3/2, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, h विल बी इक्वल टू 10√3 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। अब विड्थ कैसे निकलेगी? अगर x निकल जाता है तो टोटल विड्थ भी आ जाएगी, है ना। यही इसी पॉइंट से तो देख रहे थे, लेकिन फिर कैनाल के दूर और गए तो x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो x कैसे निकलेगा, इसमें पुट कर दो h की वैल्यू, तो आएगा x इज इक्वल टू 10√3/√3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। कैनाल की लेंथ विड्थ, कैनाल की विड्थ जो होगी वो 10 मीटर की होगी। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चनों में पता क्या है, ये जब रियलिटी लेवल पे लेके आ जाते हैं ना हमको, तो हम परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन को एक एक लेवल पे पढ़ो। फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग बनाता हूं सबसे पहले, ये रही 7 मीटर है, तो ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, केबल टावर लंबा है, तो ये रहा वो केबल टावर। इसके टॉप से, फ्रॉम अ टॉप पॉइंट टॉप, तो टॉप से इसको देखा जा रहा है, इसकी हाइट 7 है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और डिप्रेशन मतलब अब इसको ज्वाइन करा लाइन ऑफ साइट को इसके, इससे
अब डिप्रेशन बनाना पड़ेगा, तो ये बन गया अपना, ये एंगल जो है वो कितना है 45 डिग्री का है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये पैरेलल है 45, तो ये भी 45। ऐसे सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इस पूरे टावर की हाइट निकालनी है, तो ये h निकालना है। ये 7 है, तो ये भी कितना होगा 7, तो ये हो जाएगा h - 7, है ना। अगर ये पूरा h है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा h - 7। इस ट्राइंगल को सॉल्व करो पहले। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, ऑपोजिट साइड बराबर। ये रेक्टेंगल बन रहा है, सिंपल है। तो ये x तो ये भी x। अब पहला 45 वाला ले लो, तो 10 45 कितना 10 45 कितना होगा 7/x, 7/x। तो 7/x 1 बराबर 7/x, x बराबर 7 मीटर। x की लेंथ कितनी आ गई 7 मीटर। अब क्या, अब इस वाले ट्रायंगल में ले लो 1060, तो अगर 1060 बराबर h - 7/x, h - 7/x, ये हो जाएगा √3 = h - 7/x, x √3 = h - 7। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, इधर आएगा, तो h विल बी इक्वल टू 7 + x √3। x की वैल्यू 7, तो h विल बी इक्वल टू 7 + 7 √3। 7 कॉमन, तो h में से 7 कॉमन, तो बचा √3 + 1। आप इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर सर्वमान्य होगा। h की वैल्यू कितनी आ गई 7 √3। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमने फाइंड आउट कर ली। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी चिंता मत करना। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, तो ये रहा सी लेवल, और एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई, तो ये रहा वो लाइट हाउस, ठीक है। और उसकी हाइट 75 मीटर है और उसके टॉप से देखा जा रहा है। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, तो ये पहले तो एक पैरेलल लाइन बना दो, और डिप्रेशन है मतलब नीचे है, तो डिप्रेशन है 2 शिप्स, तो एक शिप तो यहां है और एक शिप्स यहां है, तो एक एंगल तो ये बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया, और एक एंगल थोड़ा कम बन रहा है, वो कितना है 30 और 45। तो ये एंगल सबसे पहले 2 शिप्स है 30 और 45। अब कौन सा 30 होगा कौन सा 45 होगा, तो बड़ा वाला कितना होगा 45 और ये वाला होगा 30, तो ये 30 और ये 45। अगर ये पैरेलल है तो ये 30 तो ये भी 30, मतलब ये एंगल 30 और ये एंगल भी 45। 2 शिप्स हैं और दोनों शिप्स का जो एंगल है वो कितना है 30 और 45 डिग्री दिया हुआ है। बहुत इजी है सवाल, एकदम इजी है। अब आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, मतलब ये दोनों डिस्टेंस निकालना है। एक सेकेंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है ना। तो चिंता मत करो, 1 शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के पीछे ही हैं, जस्ट पीछे ही हैं, कोई एंगल वेंगल इधर उधर चेंज नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछा दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, ये 75 है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमने x निकालना है और ये हमने y ले लिया। हमको नहीं पता ये कितना है, तो हमने y ले लिया। अब एक ट्राइंगल ये ले लो और एक ट्राइंगल ये बड़ा वाला ले लो, बस हो गया सवाल। 10 45 लगा दो पहले, सबसे पहले आंख बंद करके 10 45 पहले लगा दिया करो। 10 45 कितना होगा, ये अपॉन y, तो 75/y, 1 = 75/y, y = 75 मीटर्स। तो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू 75 मीटर्स, तो ये 75 मीटर आ गया। बहुत बढ़िया। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + y, y की जगह रख देना, ठीक है, कोई नहीं। अब यहां से दूसरा 1030, तो 1030 कितना होगा 75 अपॉन ये, तो 75 अपॉन x + y, y की वैल्यू 75 + x, x निकालना है,
1030 की वैल्यू 1/√3 75 अपॉन 75 प्लस एक्स, ये इधर गया और ये इधर गया, तो 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। एक्स की वैल्यू निकालना है तो एक्स इधर ही रहने दो, बाकी सब इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 75√3 माइनस 75 कॉमन आया, √3 माइनस 1। अब आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, लेकिन ये भी मीटर में आंसर आप लिख सकते हो और यही आंसर होगा। अब सॉल्व कैसे करना है मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ इसे, जैसे √3 की वैल्यू आप ले लो 1.732, तो ले लो x इज इक्वल टू 75 इंटू 1.732 माइनस 1, तो 1 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 मल्टीप्लाइड बाय 0.732। बस आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो भी कैसा रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद समझ में आ गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, x की वैल्यू निकालनी थी, निकाल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, अब यहां पर भी आपको क्या दे दिया, हाइट दे दिया, तो यहां पिछले वाले क्वेश्चन से ही आपको थोड़ा बहुत मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैच, वो देखो। तो वही यहां पर एक गर्ल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई साहब, विद द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन हाइट इज, बलून इज मूविंग, एक बलून जो है वो मूव कर रहा है, तो ये रहा वो बलून। अब वो बलून है, मान लो है, ठीक है, बलून है। कितना हाइट है इसकी टोटल, 88, टोटल कितनी है 88.2 मीटर की हाइट है ग्राउंड से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज एनी डिस्टेंस इंस्टेंट इज 60। तो यहां से जब इसको देखा तो ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री का बना। आफ्टर सम टाइम्स द एंगल रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद ये बलून यहां से यहां पहुंच गया, और अब जब वो लड़की देख रही है उस बलून को, तो जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपसे हाइट देखो, जो वर्टिकल हाइट है वो चेंज नहीं हुई है। तो अगर ये टोटल हाइट 88.2 मीटर है तो पहले वाली भी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन ये ग्राउंड से, ध्यान रखना, ये ग्राउंड से है 88.2। अब ये माइनस करना पड़ेगा, बच्ची की हाइट कितनी है 1.2 मीटर है ना। तो ये ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई। तो पहले ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी है ना, ए बी सी। तो ये हो गया, एक तो ये 60 डिग्री हो गया। ए सी की वैल्यू कैसे होगी, 88 में से 1.2 माइनस कितना हो जाएगा, 87। हाँ, तो ये हो गया 87, और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून। तो हम एक काम करते हैं, y निकालना है, वी नीड टू फाइंड आउट y। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट x। कैसे, 10 लगाओ, 10 60 कितना हो जाएगा, 87 अपॉन x, √3 बराबर 87 अपॉन x बराबर 87 अपॉन √3। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 रैशनलाइज कर दिया, ऊपर √3 का नीचे भी √3 का, तो 3 1 3, 3 2 6, और ये आ जाएगा 3 9 27। तो x की वैल्यू आ जाएगी 29 √3 मीटर्स, x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या सर जी, अभी तो अपन को क्या करने का है, अपन को निकालना है y निकालना है। तो इस ट्राइंगल में बड़े वाले में ले लो, जिसमें एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये बड़े वाले ट्राइंगल को ले रहा हूं मैं, जिसमें ये हाइट अभी भी 87 ही रहेगी, ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, ये डिस्टेंस x प्लस y हो जाएगा। हमको y निकालना है, हमको x की वैल्यू तो निकल गई है 29 √3, तो निकाल देते हैं। 10 30 87 अपॉन x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 87
87√3, y की वैल्यू 29√3 पुट कर दो, तो x प्लस 29√3 इज इक्वल टू 87√3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, 87√3 माइनस 29√3, x विल बी इक्वल टू √3 कॉमन, 87 माइनस 29, 87 माइनस 29 कितना होगा जरा देख लो, करके देख लिया करो। 87 माइनस 29, तो 87 माइनस 29 करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, है ना। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 58। तो x विल बी इक्वल टू 58√3। किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की निकालनी थी, y की निकालनी थी? अरे हाँ ये y है, y की वैल्यू पुट करी कि x की वैल्यू? हाँ y निकाला है, x की वैल्यू पुट करी, सॉरी ये y है, अरे ये निकाला ना x, तो x की वैल्यू पुट करी है तो y निकला है ना, ये y, ये भी y और ये भी y। हमको क्या निकालना था, दोनों बीच का डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो बलून ने कितना ट्रैवल किया है 58√3 मीटर्स ट्रैवल किया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ड्यूरिंग दिस इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। बहुत आसान सवाल है सारे, मेरे को लगता है डायग्राम अगर क्लियर हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। एक स्ट्रेट हाईवे है लेड टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि एक टावर के फुट तक लेके जाता है। तो ये हाईवे बना दिया, 2D हाईवे बनाया है। कार आई, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो यहां पर एक मैन खड़ा हुआ, उसकी हाइट कोई दी है क्या, नहीं दी है। ऑब्जर्व अ कार डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ले एक कार यहां से आ रही है, इस पॉइंट से एक कार आ रही है जो कि कितने डिग्री पर है, अभी 30 डिग्री पर है। अब कार आ रही है, जहां से उसने देखा 30 डिग्री पर थी, आई और कुछ करीब आई, और जैसे कुछ करीब आई तो उसने उसको देखा कितने डिग्री पर हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 60 डिग्री पर हो गया। डिप्रेशन चल रहा है, ये फिर ये, है ना, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। 6 सेकेंड लेटर, ये जो पूरा हुआ है वाक्या वो 6 सेकेंड बाद हुआ है, 6 सेकेंड बाद हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, बता ही दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो अब जो समय लगेगा कार को पहुंचने में यहां से यहां, वो कितना लगेगा, हमको टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम। तो यहां से यहां तक 6 सेकेंड, यहां से यहां तक पता नहीं, यही निकालना है। तो लेट कि वो टाइम कितना लगेगा उसको, टी, कितने सेकेंड लगेगा, टी सेकेंड लगेगा। अब आप बोलोगे सर यहां तो हम पूरा खेल डिस्टेंस का चलता है, टाइम का कैसे चल गया, है ना। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, स्पीड को किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से। अब हमें डिस्टेंस का पता नहीं है, क्या हमको स्पीड का पता है, स्पीड का भी पता नहीं है। तो जो नहीं पता है वहां से हम स्पीड को कुछ मानेंगे। तो देखो मैं मानने वाला हूं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। कितनी है, x मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार अप्रोच कर रही थी टुवर्ड्स द बेस ऑफ द फुट ऑफ द टावर। ठीक है भैया। तो यहां से लेकर यहां तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x अगर स्पीड है तो x इंटू 6, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग दिस 6 सेकेंड, तो ये हो जाएगा x इंटू 6 यानी 6x, है ना। ये हो जाएगा, बोलो हाँ। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, x इंटू टी। अरे यार, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, x, पहले का टाइम क्या था 6, और दूसरे का डिस्टेंस कितना आएगा, स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है t, तो कितना आएगा, xt आएगा ना डिस्टेंस, है ना। तो ये xt और ये 6x, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6x प्लस xt। बहुत शानदार। अब सर क्या करें,
कुछ मत करो, 10 लगा दो। ये क्या है? हाइट ऑफ द टावर। हमको हाइट नहीं निकालनी, हमको टी निकालना है, हमको ये टी निकालना है, हाइट। तो 10 30, सबसे पहले 10 30 लगाओ। 10 30 कितना होगा? h अपॉन एक्स टी, h अपॉन एक्स टी। तो एक्स टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स टी। तो एक्स टी विल बी इक्वल टू एच रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, यहीं से कुछ ना कुछ निकाल लूंगा मैं। हाँ सॉरी 1060 सर क्या कर रहे हो? हाँ, तो ये 1060 जो होगा वो हो जाएगा यहाँ 1060, तो 1060 एच अपॉन एक्स टी। तो एक्स टी इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा रूट 3, नीचे आएगा तो एच अपॉन रूट 3 इंटू एक्स टी। मतलब आंसर आया रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स टी विल बी इक्वल टू एच अपॉन रूट 3, और से इट इज इक्वेशन नंबर 1। या मैं कहूं रूट 3 एक्स टी इज इक्वल टू एच, जो भी है तुम्हें मन करे। अब ये डिस्टेंस यहां पर क्या लगाएगा? 10 30 लगा दो। तो 10 30 इज इक्वल टू एच अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना है? एक्स टी प्लस 6x, एक्स टी प्लस 6x। 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 बराबर h अपॉन एक्स टी प्लस 6x। ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो एक्स टी प्लस 6x इज इक्वल टू एच रूट 3। h की वैल्यू कितनी आई है? h की वैल्यू h इज इक्वल टू एक्स टी रूट 3 पुट कर दो। तो एक्स टी प्लस 6x इज इक्वल टू h की वैल्यू एक्स टी रूट 3, एक्स टी रूट 3, और एक रूट 3 पहले से था तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, एक्स टी प्लस 6x इज इक्वल टू 3xt। अब देखो ध्यान से, x कॉमन दोनों में से, इसमें भी x है, x कॉमन बचा कितना? 6 प्लस टी बराबर 3xt। x से x कैंसिल, बचा कितना? 3t, इधर बचा 3t बराबर t प्लस 6t इधर, 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, 2t इज इक्वल टू 6, t इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स। अब आप सोचोगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना डाउटफुल क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि डाउटफुल हो या इजी हो, क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, निकलना आसान है। वो निकलोगे कैसे? समझोगे तब। अब समझ गया था कि टाइम है, यहां भी टाइम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस निकालो, आपको लेंथ पता चल जाएगी। लेंथ से ही तो खेल करोगे आप ट्राइंगल में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन सबसे जबरदस्त है। चलो देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो पहले टावर बना लेता हूं मैं और 2 पॉइंट्स बना लेता हूं। तो ये ग्राउंड पे एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है, ये दोनों पॉइंट से मैं टावर को देखता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बना लेता हूं। डिप्रेशन नहीं है, एलिवेशन है ना। तो ये एंगल एक और ये एंगल एक, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस। तो एक तो ये 4 मीटर है और एक ये है 9 मीटर। उसने बोल दिया बेस से कितने दूरी पर है? 4 मीटर और 9 मीटर है बेस से। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है। दोनों का सम कितना है? 90 डिग्री। ये सवाल में मजा आएगा। तो अगर एक थीटा है तो एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों को प्लस करने पर थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, आंसर कितना रहा? 90। यानी दोनों कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है दोनों का सम कितना हो जाए? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, दोनों का। इसको हाइट मान लो h। उसने बोला प्रूव दैट हाइट ऑफ h इज इक्वल टू 6 मीटर। अरे इजी है, देखो पहले में लगाओ 10, तो आएगा 10 थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4 से इट इज फर्स्ट इक्वेशन। फिर लगाओ 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 9 से इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे सर कैसे निकालें, थीटा तो है ही नहीं। अरे यार, इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है सोचो?
tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है कि नहीं होता है? तो बस यहां पर 90 माइनस थीटा का रिलेशन निकाल लो cot थीटा से। अब थीटा और थीटा आ गए, tan थीटा और ये अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो मुझे पता चल जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा अगर cot थीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा हो जाएगा। tan से tan क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो एक साइड हो जाएगी 1, h मिल जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा विल बी इक्वल टू h/4 इंटू h/9, दोनों कैंसिल, बचा 1, h इंटू एच एच स्क्वायर, 4 इंटू 9, 9 4 जा 36, आंसर कितना आएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस √36, h इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मीटर्स। अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस कैसे आया? जब भी हम रूट हटाते, स्क्वायर लगाते हैं और स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस लेते हैं, माइनस ले नहीं सकते, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू 6 मीटर, हेंस प्रूव्ड। और हो गया सवाल। इस 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटे या 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा में आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो बस एक ही चीज़ पर, अगर आपको वो एक्सरसाइज समझ में आ जाए या क्वेश्चन को करने का तरीका पता चल जाए। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खास बात यही है कि अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया फिर तो आपको ट्राइंगल में सवाल सॉल्व करने में सिर्फ tan sin cos का इस्तेमाल किया है, इसके अलावा हमने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। और एंगल्स के याद करना पड़ेगा आपको, तो या तो अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप अलग से ना यहाँ पर टेबल बना लो, जैसे मैंने टेबल बनाया पहली लाइन याद करके। कैसे? वही 0 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बस ये पहली लाइन याद कर लो साइन की, तो ये जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 0, दोनों को डिवाइड कर दो, 0 1/√3, ये हो गया 1, ये हो गया √3, हो गया नॉट डिफाइंड। ये ले, ये हो गया 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री साइन कॉस 10। तो मैंने तरीके सब बताए हैं, अब आपको उन तरीकों पे अमल करना है और सेल्फ स्टडी की तरफ अग्रसर होना है। सेल्फ स्टडी इज द बिगेस्ट वे टूवर्ड्स सक्सेस। किसी के पढ़ाने से मत पढ़ो, समझने के बाद खुद से पढ़ो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि समझ आपकी जीत पक्की होगी और शायद 99 तो नहीं लेकिन 100 में से 100 नंबर भी ला सकते हो। समझ में आया? तो अब अपने अपने घरों में इन सारे सवालों को एक बार खुद से सॉल्व करके देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।